बढ़ता तापमान इंसानी सेहत को खतरे में डाल रहा है। बारिश और तापमान का बदलना खेती को प्रभावित कर रहा है और ग्लेशियर पिघले तो नदियों का पानी भी खत्म हो सकता है। फिर इंसान बचेगा कैसे? हमें ये एहसास ही नहीं होता है कि हमारा सब कुछ ही प्रकृति से जुड़ा हुआ है और वहाँ ज़रा भी कुछ परिवर्तन होगा तो आप बचोगे ही नहीं। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो क्या होगा? नस फट जाएगी और फिर आपको ताज्जुब होगा कि ये जवान लोग चलते चलते गिर के मर क्यों जाते हैं। तुम जब सब कुछ बदल दोगे तो तुम्हारा ब्रेन क्या वैसे ही काम करेगा जैसे आज करता है? तुम पागल हो जाने वाले हो। ये बात नहीं समझ में आ रही है। जो मॉनसून सिस्टम है वो बहुत डेलिकेट है। इतना टेम्परेचर होता है तो बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी की ओर से फिर हवाएं ऐसे बहनी शुरू करती हैं भारत की ओर और फिर उनसे हमारे यहाँ बारिश आती है। वो पूरा सिस्टम हम डिसरप्ट कर रहे हैं। हो चुका है डिसरप्ट। तो आपको खाने को कैसे मिलेगा अब ये बता दो, जब पैदा ही नहीं होगा तो। हम अपने आप को प्रकृति से भिन्न जानते हैं तो हमें ये एहसास ही नहीं होता है कि हमारा सब कुछ ही प्रकृति से जुड़ा हुआ है और वहां जरा भी कुछ परिवर्तन होगा तो आप बचोगे ही नहीं। आप पता करना, ये आप लोगों के लिए आज का काम दे रहा हूं, जिसको आप बोलते आए हो ना आज तक, G = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लाइमेट चेंज इसको भी बदल देगा। कैसे बदल देगा पता करो। अब भाई, आपका इवोल्यूशन इसी पृथ्वी पर हुआ है। आपका दिल धड़कता है ना, तो वो एक खास रेट से धड़कता है और वो जो रेट है वो ग्रेविटी पर और ग्रेविटी के कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंडेंट है। आपका दिल धड़कता है ताकि आपकी नसों में उतना ही ब्लड प्रेशर रहे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंटर बैलेंस कर सके। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो क्या होगा? नस फट जाएगी। नस के भीतर प्रेशर ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, नस फट जाएगी। और अगर आपकी नसों में ब्लड प्रेशर एकदम कम हो जाए और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत है तो क्या होगा? खून बहना बंद हो जाएगा, क्योंकि नसें जैसे आपने पाइप दबा दी हो बाहरी दबाव से। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस चीज़ पर डिपेंड करता है? अरे ग्रेविटी पर बाबा। ग्रेविटी के कारण ही तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ग्रेविटी ना हो तो ये जितनी गैसें हैं जिसको आप वातावरण बोलते हो ये सब स्पेस में भाग जाएंगी। आपकी ग्रेविटी नहीं तो इन मॉलिक्यूल्स को खींच रखा है ना पृथ्वी की ओर। अब क्लाइमेट चेंज से ग्रेविटी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदलेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदल गया तो तुम्हारा दिल धड़केगा। पर हम ऐसा नाटक कर रहे हैं जैसे बस कुछ नहीं, थोड़ा सा टेम्परेचर ही तो बढ़ जाएगा, टेम्परेचर ही तो बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि दिल धड़कना एक बार में बंद हो जाएगा। दिल को अलग तरीके से धड़कना पड़ेगा और दिल को उस तरीके से धड़कना पड़ेगा जिसके लिए दिल डिजाइंड ही नहीं है। और फिर आपको ताज्जुब होगा कि ये जवान लोग चलते चलते गिर के मर क्यों जाते हैं। एरिदमिया होता है, दिल की एक रिदम होती है, वो रिदम डिसरप्ट हो जाएगी। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि तो कुछ भी नहीं था, अभी तो हंस खेल रहा था, बैठा था, बैठे बैठे ऐसे हो गया। ये मैं एक्सट्रीम सिनेरियोज बता रहा हूं, पर समझो इनको। आप अपने शरीर को इतनी बाहर बाहर से देखते हो। जो सबसे डेलिकेट, सबसे टेंडर वेसल्स होती हैं शरीर में, वो कहाँ होती हैं? वो यहाँ होती हैं। और उन्हीं के कारण इंसान जानवरों से अलग है। उन्हीं के कारण हम जानवरों से अलग हैं। जानवरों के ब्रेन्स में उतनी सटिलिटी नहीं होती, उतना फाइन ब्लड वेसल्स नहीं होती, इतनी हमारे होती हैं। और उसका एक कारण ये है कि हम खड़े होकर चलते हैं। जब हम खड़े होकर के चलते हैं, दिल यहाँ ये ऊपर है तो यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है। जब प्रेशर कम हो जाता है तो यहाँ ज़्यादा डेलिकेट डिफ्रेंशिएशन हो पाता है। जानवर का दिल और उसका सर एक ही तल पर होता है तो वहाँ पर दिल से प्रेशर ज़्यादा आता है।
तुम जब सब कुछ बदल दोगे तो तुम्हारा ब्रेन क्या वैसे ही काम करेगा जैसे आज करता है? सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, जलवायु बदल जाएगा तो ब्रेन क्या वैसे ही काम करेगा? तुम पागल हो जाने वाले हो। ये बात नहीं समझ में आ रही है? जानवरों से एक उदाहरण बताता हूं। ये जो बहुत सारे एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियन क्या होता है? पानी जमीन दोनों पे चलता है। मगरमच्छ भी आता है, कछुओं की कुछ प्रजातियां आती हैं, मगरों की भी कुछ, घड़ियाल, इनकी कुछ प्रजातियां आती हैं। ये अंडे देते हैं। अंडे कहाँ पर देते हैं? पानी में मिलते हैं अंडे, जमीन पे अंडे देते हैं। और वो उस अंडे से नर निकलेगा या मादा निकलेगी, ये 0.5 डिग्रीज के टेम्परेचर के अंतर से डिसाइड होता है। तापमान बढ़ गया तो मादा निकलती है, तापमान कम रहा तो नर निकलता है उसमें से। अब 90% मादाएं पैदा हो रही हैं, तो प्रजाति कैसे चलेगी? और तुमको क्या लग रहा है कि इस प्रकार का टेम्परेचर रिलेटेड प्रभाव सिर्फ कछुओं, घड़ियालों और मगरों पे पड़ रहा है? मनुष्यों पर भी पड़ेगा। ये जो तुम लोक धर्म में वीर्य वृद्धि का इतना कर रहे हो ना, फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि आईवीएफ क्लिनिक क्यों इतने बढ़ रहे हैं। आप सब अर्बन शहरी लोग हो तो खाना मिल जाता है। आपने तो पता नहीं अब कितने सालों से फसलें उगती ना देखी हो। फसलें उगलेंगी, टेम्परेचर पैटर्न बदल गया और रेनफॉल का पैटर्न बदल गया, फसलें उगलेंगी, और वो बदल गया है। ये साल था, इसके पहले 4 महीने जनवरी से अप्रैल तक 125 सालों के सबसे गर्म महीनों में से थे। जनवरी भी, फरवरी भी, मार्च भी, अप्रैल भी पिछले 125 सालों के सबसे गर्म महीनों में थे। और 5वां महीना सबसे गीला महीना था। जितने 4 हमने गर्म महीने देखे इस साल जनवरी से अप्रैल तक, उतने गर्म महीने पिछले 125 सालों में देखने को नहीं मिले। उनमें से कोई महीना था जो 125 सालों में नंबर 1 पर था, कोई नंबर 3 पे, कोई नंबर 5 पर, इतने गर्म। और इन 4 के बाद 5वां आता है, उतना गीला महीना हमें 125 सालों में देखने को नहीं मिला। मई में कहां बारिश होती है? फसलें झेल लेंगी, और फसलें नहीं झेलेंगी तो खाने को क्या पाओगे? स्पेसिफिक हीट जानते हो, है ना? स्पेसिफिक हीट का मतलब ये होता है कि कितनी एनर्जी चाहिए 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम का या किसी भी वेट की 1 यूनिट का, उसे स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। पानी की काफ़ी होती है तो इसको स्टैंडर्ड मानते हैं, 1 रखते हैं। और लैंड तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि लैंड बैड कंडक्टर होता है हीट का, खासकर जब लैंड सूखा हो। सूखा लैंड बैड कंडक्टर होता है ना हीट का, और गर्म भी जल्दी हो जाता है। मैं हीटर ले आऊं, ये पानी रख दूं यहां पे, इस पर ऐसे हीटर दिखाऊं और इस पे हीटर दिखाऊं, गर्म क्या हो जाएगा दोनों में से जल्दी? ये जल्दी गर्म हो जाएगा। खासकर अगर मैं नीचे से दिखाऊं तब तो ये और देर लगाएगा, क्योंकि इसमें कन्वेक्शनल करंट सेटअप हो जाएंगी। नीचे से गर्म करोगे तो ये पूरा गर्म होगा, तब जाके ये गर्म होगा। और इस पर दिखाऊंगा तो ये यहां गर्मी नहीं जाएगा, जलना शुरू कर सकता है। एक तो इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा, दूसरे इसमें करंट्स भी सेटअप हो सकती हैं जो कि इसमें नहीं हो सकती। मॉनसून कैसे आता है? मॉनसून तब आता है जब इंडियन पेनिनसुला जो है, जो पूरा सब कॉन्टिनेंट ही ले लो, उसके टेम्परेचर में, लैंड टेम्परेचर में और सी टेम्परेचर में एक जबरदस्त अंतर पैदा हो जाता है। हमें मालूम है जब टेम्परेचर में अंतर होता है तो उसका प्रेशर पे क्या असर पड़ता है। जहां हाई टेम्परेचर हो जाएगा वहां लो प्रेशर हो जाएगा। जब लो प्रेशर हो जाता है तो फिर समुद्र से वो जो ह्यूमिड हवा है, मॉइस्चर कैरिंग करंट्स हैं, वो आती हैं लैंड की ओर। तो
तो एक खास टेम्परेचर डिफरेंशियल चाहिए, खास चाहिए। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो लैंड और सी का प्रपोर्शन में नहीं बढ़ेगा। जैसे अभी हमने देखा, लैंड का ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसी तरह अगर ठंडक आती है तो लैंड ज्यादा ठंडा हो जाता है। समुद्र के तापमान में सर्दी और गर्मी में अंतर नहीं होता बहुत, पर जो लैंडलॉक्ड इलाके होते हैं उनमें देखो सर्दी गर्मी में कितना अंतर आ जाता है। दिल्ली में सर्दी ठंडी बहुत हो जाती है, दिल्ली की सर्दी, और गर्मी गर्म बहुत हो जाती है, क्योंकि लैंड है, पानी से दूर है। जब इनका टेम्परेचर डिफरेंशियल एक्सट्रीम हो जाएगा तो आपका जो पूरा मॉनसून है वो डिसरप्ट हो जाना है। पहली बात तो जब उतना टेम्परेचर बदल गया है तो फसलें नहीं होनी है, और फसल हो भी सकती हो तो बारिश नहीं होनी है। बारिश कैसे होगी, कैसे कर लोगे बारिश? वो एक बहुत डेलिकेट सिस्टम है, जो मॉनसून सिस्टम है वो बहुत डेलिकेट है। इतना टेम्परेचर होता है तो बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी की ओर से फिर हवाएं ऐसे बहनी शुरू करती हैं भारत की ओर, और फिर उनसे हमारे यहाँ बारिश आती है। वो पूरा सिस्टम हम डिसरप्ट कर रहे हैं, हो चुका है डिसरप्ट। तो आपको खाने को कैसे मिलेगा अब ये बता दो, जब पैदा ही नहीं होगा तो। और 150 करोड़ हो आप, कैसे होगा? आप घुस सकते हो एसी के अंदर, सब कीट पतंगे भी घुस रहे हैं क्या? आपको क्या लग रहा है बस ऐसे ही फसल पैदा हो जाती है? हम ये तो जानते हैं कि पेस्टिसाइड चाहिए पेस्ट्स मारने के लिए, पर क्या हमको पता है कितने बैक्टीरिया चाहिए और कितने और स्पीशीज चाहिए फसल को साबुत रखने के लिए? जो आकर के पेस्ट है, जो कीड़े फसल खाते हैं, उनके तो आप नाम जानते हो, उनको मार भी देते हो। पर जो दूसरी स्पीशीज है वो सिर्फ फसल को खाती नहीं है, फसल को पैदा करने में और फसल को बनाए रखने में भी दूसरी प्रजातियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप एसी में आ गए, वो प्रजातियां भी एसी में आ गई क्या? वो तो मर गई ना। जब वो मर गई तो फसल कैसे पैदा हो जाएगी? हर प्रजाति, सारी स्पीशीज टेम्परेचर और मॉइस्चर डिपेंडेंट होती हैं। टेम्परेचर बदल दोगे, मॉइस्चर बदल दोगे, वो स्पीशीज उस जगह पाई ही नहीं जाएगी। और ये नहीं कि वो वीजा लेके कहीं और पहुंच जाएगी। बहुत सारी स्पीशीज सिर्फ लोकल होती हैं, वो अगर वहां नहीं है तो फिर कहीं नहीं है, वो मिट गई, हमेशा के लिए मिट गई। जड़ों में, पेड़ों की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन एक चीज होती है, जानते हैं आप? हाँ, वो आपको दिखाई नहीं देगी, पर अगर वो ना हो तो पेड़ जी नहीं सकता। और वो भी जो काम करती हैं प्रजातियां छोटे जीवाणुओं की, वो सब भी बहुत टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। फिर समझ में नहीं आएगा कि आम आर्टिफिशियली क्यों पकाने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो अब प्राकृतिक तरीके से पक ही नहीं सकते। फिर समझ में नहीं आएगा कि इंसान ही क्यों बदल गया, हमारी भावनाएं क्यों बदल रही हैं, विचार क्यों बदल रहे हैं। हम देखो हैं तो सबसे पहले मिट्टी ही ना। उसी मिट्टी से अहंता पैदा होती है, द सेंस ऑफ सेल्फ, मिट्टी से ही तो। वो जब पूरी मिट्टी ही बदल जाएगी तो तुम वही रह जाओगे क्या जो तुम हो? मिट्टी का कोई तत्व नहीं है जो आपके शरीर में नहीं पाया जाता हो। वो सब जब ऊपर नीचे हो जाएंगे तो आप भी वो नहीं रह जाओगे जो आप हो, आपकी स्पीशीज ही बदल जानी है, आप कुछ और हो जाओगे। वो क्लाइमेट चेंज नहीं है, वो स्पीशीज चेंज है। सबसे पहले तो मैं पूछता हूं कि समझ में क्यों नहीं बात आती है। हम भारत में हैं, हम नदियों को पूजते हैं। अभी उधर गया था ऋषिकेश की तरफ, बाप रे बाप, 4 धाम और गंगोत्री जाने वाले, यमुनोत्री जाने वाले, बाप रे। तुम देख रहे हो ग्लेशियर है, तुम्हें पता है वहां से ही धार चली है, वो पिघल रहा है, धार चली है।
प्रकृति का एक संतुलन रहा है आज तक। क्या संतुलन रहा है? कि एक ऐसा तापमान रहा है, तापमान का, टेम्परेचर का ऐसा पैटर्न रहा है, और जो हवा रही है उसमें ह्यूमिडिटी का, उसमें मॉइस्चर का ऐसा पैटर्न रहा है कि ग्लेशियर जमता जाता है और पिघलता जाता है। वो जो कितना पिघलता जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? माँ गंगा। लेकिन साथ ही साथ ऊपर से जम भी रहा है, क्योंकि न जमे तो पिघलेगा तो खत्म हो जाएगा। जब आपकी टेम्परेचर राइज हो रही है, टेम्परेचर राइज इतना जबरदस्त है, तो वो जो ग्लेशियर है वो लगातार सिकुड़ रहा है। नदियों की धाराएं हमें कब तक मिलने वाली हैं? हमें नहीं समझ में आ रही बात। भाई आप फ्रिज की डिफ्रॉस्टिंग करते हो ना, कभी कभी करते हो। जब तक ऊपर फ्रीजर में थोड़ी भी बर्फ है तब तक पानी चपकता रहता है। अगर आप फ्रीजर को नहीं देखो, पानी को टपकता देखो, तो आपको लगेगा कि धारा तो बनी हुई है। लेकिन सच्चाई यह है कि फ्रीजर में जो बर्फ थी वो लगातार पिघल के कम होती जा रही है। और एक बिंदु ऐसा आएगा जब वो जो धारा थी वो अचानक से रुक जाएगी। आप कहोगे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? फिर आप फ्रीजर में झांकोगे, आप कहोगे अच्छा अब यहां बर्फ बची ही नहीं। लेकिन जब तक थोड़ी भी बर्फ है तब तक तो धारा रहेगी। वो धारा अभी हमें दिखाई दे रही है हमारी नदियों में, वो धारा अचानक से सूखेगी। आप कहोगे ये क्या, यहां तो नदी थी, ये तो खाली जगह, ये कंकड़ रेत कहां से आ गई? नदी कहां गई हमारी? और कुछ नदियां हैं जो बरसात के पानी से बहती हैं, जैसे दक्षिण भारत की नदियां, वहां बरसात नहीं होगी तो इसलिए सूख जाएगी। वो जो बर्फ से बहती हैं वो इसलिए सूख जाएंगी कि बर्फ पिघल गई। जहां बरसात नहीं, वहां बरसात नहीं है तो इसलिए रुक जाएगी नदी। तो तुम बताओ कि तुम्हें बचने क्या वाला है? लेकिन बात नहीं करनी है क्लाइमेट चेंज की। हाँ, और इतने लोग, जब इनको पीने को पानी नहीं होगा, खाने को फसल नहीं होगी, तो ये सब क्या करेंगे मालूम है ना? ये दंगे करेंगे और ये कोशिश करेंगे कहीं भी ऐसी जगह चले जाएं जहां पानी तो मिले कम से कम। बताओ ये कहां जाएंगे? भारत में खाली जगह कहां है? खाने को अन्न नहीं, पीने को पानी नहीं, ये सब कहां जाएंगे? हम अभी भी कहते हैं कि भारत इतना गरीब है कि 100 करोड़ लोगों को सरकार सब्सिडी देती है तब वो 2 जून की रोटी खा पाते हैं। हम इस पर फक्र करते हैं ना, इतने गरीब हैं हमारे यहां। जब पानी ही नहीं और खाना ही नहीं तो ये जाएंगे कहां? ये भी तो बता दो। और कहीं तो जाएंगे, जहां पर बैठे हैं वहां पड़े पड़े तो नहीं मरेंगे, कहीं तो जाएंगे। कहां जाएंगे? सोचो क्या होने वाला है। कोई फिजिकल वेरिएबल नहीं है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट ना हो, इक्के दुक्कों को छोड़ के। हमारे काम के जितने भी फिजिकल वेरिएबल्स हैं ज्यादातर टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। जो पूरा कॉस्मोलॉजी है यही कैसे चलती है कि दूर कोई सितारा है और उसके टेम्परेचर के आधार पर उससे जो आपके पास वेव आती है, माइक्रोवेव्स, कॉस्मिक वेव्स, आप उसके आधार पे उसका सब पता कर लेते हो। यानी जितनी ये वेव्स भी हैं आपकी, ये भी टेम्परेचर के आधार पे चलती हैं। आप कहते हो लाल तारा है, नीला तारा है, इससे मुझे पता चल जाता है कि उसका टेम्परेचर कितना है। तो लाल और नीला ये तो वेव की फ्रीक्वेंसी से डिटरमिन होता है ना, कलर। तो माने उसके टेम्परेचर से डिपेंडेंट हो रहा है पूरा वेव फॉर्म। और आपकी पूरी दुनिया वेव्स पर ही चल रही है और सारी वेव्स टेम्परेचर डिपेंड। दुनिया कैसे चला लोगे बताओ? कोई भी सिग्नल तुम्हारा बचेगा? आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े
आचार्य प्रशांत ऐप पर। पहला महीना बिल्कुल फ्री, गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।